And now an apology from the BBC. BBC News, as it covered initial reports. India. Narendra Modi as one of 37 predators of press freedom. Absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. एक मानसिकता जो मानती थी कि सूरज उनके साम्राज्य पर कभी डूबता नहीं। एक ऐसा देश जिसने आधी दुनिया को सभ्य बनाने के बहाने लूट लिया। इस लूट को जब परोपकारी मिशन बताने के लिए मीडिया की आवश्यकता पड़ी तो साल 1930 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य ने शुरू किया BBC रेडियो, यानी एक सरकारी तोता। धीरे धीरे ये ब्रिटेन की सॉफ्ट पावर बनता गया और फिर इसी BBC ने विश्व के 60 देशों में अलग अलग प्लेटफॉर्म से खुलेआम अपना एजेंडा ठेलना शुरू किया। इससे भारत भी कभी अछूता नहीं रहा, या यूं कहें कि भारत को ही सबसे अधिक प्रभावित करने का प्रयास किया जाता रहा। और आज जब भारत में रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में आया तो BBC ने तुरंत इस पर अपना खेल शुरू कर दिया। लेकिन इस बार ये खेल अधिक नहीं चलेगा। क्या है पूरा मामला और कैसे BBC ने समय समय पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, BBC में एक लेख छपता है जिसका शीर्षक है स्कूल में दाखिला और वो ख्वाब, दिल्ली में एक रोहिंग्या बच्ची की कहानी। मतलब वही पुराना पैटर्न जो विश्व भर में चल रहा है कि किसी भी मुद्दे को बड़ा बनाना है या ग्लोबली चर्चित करवाना है तो बच्चों को लेकर आओ, बच्चों की बात करो, उनकी मासूम फोटो वायरल करो और फिर अपने अनुसार उसमें प्रोपेगेंडा का तड़का दे दो। अब इस लेख की शुरुआत देखिए। सुबह 6 बजे जब हम आफना से मिलने पहुंचे तो स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मायूसी थी क्योंकि उसके स्कूल बैग की जिप टूट गई थी और उसे अपने छोटे भाई का बैग लेकर जाना पड़ रहा था। अब इसे पढ़कर कोई भी सोचेगा कि अरे यार, बच्चों पर भारत में कितना जुल्म हो रहा है, ये सरकार बच्चों को पढ़ने भी नहीं दे रही है। क्या हुआ तो रोहिंग्या है, घुसपैठिए हैं, पढ़ने तो दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही बनता है परसेप्शन। BBC के पास हर स्टोरी के लिए ऐसे कीवर्ड रहते ही रहते हैं कि जिससे मूल समस्या से ध्यान हटकर चर्चा कहीं और ही चले जाए। शुरू में थोड़ा सा रोहिंग्याओं के सपने को डालिए, हल्की आंच पर म्यांमार की यादें मिला दीजिए और सजावट के लिए स्कूल बैग की जिप तो है ही। लो, तैयार है प्रोपेगेंडा से तर एक लजीज आर्टिकल। आफना के बहाने BBC ने रोहिंग्याओं के क्या सपने हैं ये भी बता दिए। ये नहीं बताया कि आफना के अम्मी, अब्बू, मामू जान, भाईजान कैसे घुसपैठ करके यहाँ पहुँच गए। BBC ने ये नहीं बताया कि कैसे रोहिंग्या लाखों की संख्या में म्यांमार से निकलकर दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों में अवैध बस्तियां बनाकर रहने लग गए। या एक लेख इस पर ही लिख दो कि इन रोहिंग्या घुसपैठियों का क्राइम रिकॉर्ड कैसे बढ़ता जा रहा है। वैसे BBC इस पर भी लिखने जाएगा तो मुझे लगता है कि ये ना लिख दे कि क्यों रोहिंग्या अपराध करने के लिए हैं मजबूर। हैरानी नहीं होती कि आज जब सरकार घुसपैठियों को डिपोर्ट कर रही है तो वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। BBC आर्टिकल लिखकर डिपोर्टेशन को बच्चों के खिलाफ अत्याचार बताने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस देश के संसाधनों पर बोझ बन चुके घुसपैठियों का खर्चा BBC क्यों नहीं उठाता? या फिर ब्रिटेन की सरकार इन घुसपैठियों को अपने यहाँ क्यों नहीं बसाएगी कैसे? ब्रिटेन तो आज स्वयं अवैध शरणार्थियों से जूझ रहा है। वहाँ के नागरिकों का इतना दबाव था कि पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को अवैध प्रवासियों को लेकर कानून बनाना पड़ा। तब BBC ने कोई वहाँ की आफना या हुसैन अहमद की कहानी नहीं छापी। और यहाँ ये घुसपैठिए आराम से रह रहे, खा रहे हैं, सो रहे हैं, और तब भी BBC लिखता है कि यहाँ के लोग डरे हुए हैं। अब आप बताइए, ब्रिटेन की वेश्या ना कहें तो इसे क्या कहें? भारत का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भारत धर्मशाला नहीं है और घुसपैठियों को तो जाना ही होगा। केंद्र सरकार भी स्पष्ट तौर से कह चुकी है कि ये सुरक्षा के लिए खतरा है और घुसपैठियों को खोज कर निकाला जाएगा। लेकिन अब मुझे चिंता BBC ऑफिस की हो रही है कि इस प्रक्रिया में कहीं उनके पत्रकार या कैमरामैन साथियों को भी ना जाना पड़े। कहा नहीं जा सकता ना कि घुसपैठ किस स्तर पर हो रही है या हो चुकी है। इनकी मीडिया कवरेज से तो यही निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि भारत के मामले में BBC का पूर्वाग्रह इतना नंगा लगता है कि इनका न्यूज़ रूम दिल्ली के किसी गली में नहीं बल्कि किसी पुराने खाने में चलता है। भारत ने चंद्रयान उतारा लेकिन वहाँ अभी भी गरीबी है। A country that lacks a lot of infrastructure, a country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really? Should they really be spending this sort of money on a space program? अरे भाई, तुम्हारे देश में बेघर लोग सड़कों पर सो रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं, उसका हिसाब कब दोगे? हर दूसरी खबर में भारत को असहिष्णु, पिछड़ा या लोकतंत्र के लिए खतरा बताने की हो। लेकिन अपने देश में बढ़ती इस्लामोफोबिया, जेनोफोबिया या प्रेस की आज़ादी पर हमले, उस पर कुछ नहीं, उस पर बिल्कुल चुप। दोस्तों, BBC की एंटी इंडिया नैरेटिव की पूरी हिस्ट्री पर हमने एक वीडियो बनाया था, इसका आप छोटा सा पार्ट देखिए। इनकी हेडलाइन से आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कैसे ये अपना एजेंडा फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में परसिक्यूशन का सामना कर रहे रिलीजियस माइनॉरिटीज को रेफ्यूज देना है। एंड दिस वाज नॉट मेंट फॉर सिटीजनशिप ऑफ एनी इंडियन
बट बीबीसी ने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया कि भैया ये तो एंटी मुस्लिम है, इससे भारत में मुस्लिम एक्सक्लूजन होगा। और जब दिल्ली में एंटी सीएए राइट्स हुए तब बीबीसी ने इस सबको ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे भारतीय गवर्नमेंट वाज ऑप्रेसिव। जो प्री प्लान्ड वायलेंस हुई और प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर जगह जगह हमले किए, बीबीसी ने उसे कंप्लीटली इग्नोर किया। पूरा वन साइडेड बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नैरेटिव चलाया गया। 2019 जब भारतीय सरकार द्वारा जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो बीबीसी ने इसके खिलाफ भी खूब लिखा। ये नैरेटिव पेडल किया गया कि 370 हटने के बाद कश्मीर में रिप्रेशन और प्रेस सेंसरशिप बढ़ गई है, बट रिफॉर्म्स के ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। उल्टा बीबीसी ने तो कश्मीर पे पाकिस्तान का एजेंडा फैलाया कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। दोस्तों, बीबीसी जैसे भांड मीडिया की नज़र में दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक वो जहां उनके पश्चिमी आका रहते हैं, जिनके हर कदम को वैश्विक नेतृत्व का तमगा मिलता है, और दूसरा ग्लोबल साउथ, जो इनके लिए बस एक प्रयोगशाला है, जहां भारत, अफ्रीका या एशिया की हर खबर को अराजकता या अंधविश्वास के चश्मे से देखा जाता है। लेकिन बीबीसी को इतना समझ आ गया होगा कि ये 90 के दशक वाला भारत नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला भारत है, जहां तुम डॉक्यूमेंट्री के नाम पर देश को, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करोगे तो परिणाम तो भुगतना ही होंगे। धन्यवाद।